हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में सबसे पहले तो एक अमेजिंग मोटिवेशन के साथ कि हर एग्जाम में हम होंगे कामयाब के साथ इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस के 18th चैप्टर पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर का एक और नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज वाटर पोल्यूशन। देखो, ऐसा है कि प्रीवियस सेशंस में हमने एयर पोल्यूशन को पूरा डिस्कस कर लिया है। एयर पोल्यूशन क्या होता है, उसके सोर्सेज क्या क्या हैं, एडवर्स इफेक्ट्स हमको क्या देखने को मिल रहे हैं एयर पोल्यूशन के, ये सब हमने पढ़ लिया है ना। अब एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है वो भी हमने प्रीवियस सेशन में देख लिया, यानी कि जो एयर पोल्यूशन का कंसेप्ट है वो हो चुका है कंप्लीट। और अब बारी आती है एक और टाइप के पोल्यूशन को डिस्कस करने की एंड दैट इज वाटर पोल्यूशन। तो आज के इस सेशन में हम सीखेंगे कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है और वाटर पोल्यूशन के कुछ मेजर सोर्सेज को भी हम करेंगे डिस्कस। सो आई होप कि आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी को एकदम क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं ना, जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां पर हम बात करेंगे वाटर पोल्यूशन के ऊपर। तो इस सेशन को हम एकदम प्रॉपरली स्टार्ट कर ही लेते हैं और देखते हैं कि वाटर पोल्यूशन के बारे में यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स दिए गए हैं। चलिए, so most of the water which we use comes from the rivers and lakes। बिल्कुल सही बात है कि जो भी पानी हम यूज़ करते हैं उसमें से आप बोल सकते हो कि अधिकतर पानी, भाई जो भी पानी हम यूज़ करते हैं उसमें से अधिकतर पानी कहाँ से आता है, तो रिवर्स एंड लेक्स से आता है, यानी कि नदियों और तालाबों से आता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज एक घर है, एक शहर में एक घर है, ठीक है ना, और उस घर में एक बहुत बड़ी सी फैमिली रहती है। उस घर में आप समझ सकते हो कि 10 लोग रहते हैं। एक शहर है, उसमें एक घर है और उस घर में एक जॉइंट फैमिली रहती है और उस घर में 10 लोग हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, 10 लोग हैं तो उन 10 लोगों की रिक्वायरमेंट होगी पानी की, डिमांड होगी पानी की। तो इस डिमांड को, इस रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, उस घर के बाहर एक बोरवेल है। घर के बाहर क्या है भाई, बोरवेल है। बोरवेल बेसिकली खुदवा के रखी हुई है। उससे क्या होता है कि जो अंडरग्राउंड वाटर है, उस अंडरग्राउंड वाटर को ऊपर लेकर आया जाता है और जैसे पानी ऊपर आया उसको पंप की मदद से घर के ऊपर जो ओवरहेड टैंक है उसमें डाल दिया जाता है और बड़े मज़े से उस फैमिली के जो 10 लोग हैं वो क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर को यूटिलाइज करते हैं और अपनी अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल कर लेते हैं, ठीक है ना। ये कहानी सिर्फ उस घर की नहीं है, ये कहानी आप बोल सकते हो कि बाकी घरों की भी हो सकती है। कि आज के समय पे क्या होता है, आज के टाइम पे क्या होता है कि हर एक घर में एक एक बोरवेल होती है, जिससे कि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको ऊपर लाया जाता है और फिर उसको यूटिलाइज किया जाता है। जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पर बहुत सारे घर होते हैं, अब बहुत सारे घर होंगे तो बहुत सारे लोग भी रह रहे होंगे। अब अगर बहुत सारे लोग होंगे तो उन बहुत सारे लोगों की बहुत सारी डिमांड भी होगी, रिक्वायरमेंट भी होगी पानी की, है ना। तो एक सोसाइटी में बहुत सारे घर होते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत सारे लोगों की बहुत ज़्यादा या बहुत सारी पानी की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कुछ कुछ सोसाइटीज़ में, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में ना 2 से 3 बोरवेल्स होती हैं। जैसे कि हमने अभी एक एग्जाम्पल लिया था कि एक शहर में एक क्या है, घर है, तो उस घर में एक बोरवेल है। लेकिन जो जिस सोसाइटी की मैं बात कर रही हूँ काफ़ी बड़ी सी सोसाइटी है वो, तो उसमें बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उस सोसाइटी में 2 से 3 बोरवेल्स हैं। कि अगर सपोज कभी एक बोरवेल सूख गई, उसमें पानी नहीं आ रहा, तो कम से कम जो दूसरी और जो तीसरी बोरवेल्स हैं उनसे पानी आ जाएगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, अगर इतनी बड़ी सोसाइटी में इतने सारे लोगों के बीच में केवल अगर एक ही बोरवेल होगी, है ना, इतनी बड़ी सोसाइटी में इतने सारे लोग हैं और इतने सारे लोगों के बीच में अगर केवल एक ही बोरवेल होगी और अगर वो किसी दिन सूख जाएगी तो पानी नहीं मिलेगा। तो पानी अगर नहीं मिलेगा तो क्या उस सोसाइटी के सभी लोग सोसाइटी को छोड़ करके कहीं चले जाएंगे क्या?
नहीं भाई, नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उस सोसाइटी में उनका घर है, इंसान अपने घर में ही तो रहेगा ना। तो अगर एक बोरवेल सूख गई है तो कम से कम दूसरी और जो तीसरी बोरवेल है वही काम आ जाए, ताकि क्या होगा, जो भी पानी की रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी, फुलफिल हो जाएगी लोगों की। तो ये कहानी है एक शहर की। अब हम ऐसा मान के चलते हैं, हमने ऐसा अज्यूम किया, या ऐसा मानो कि जिस शहर का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं उस शहर में ना पिछले 2 सालों में अच्छी बारिश नहीं हुई। अच्छी क्या, बिल्कुल भी अच्छी बारिश नहीं हुई। बिल्कुल मॉनसून कब आया कब चला गया पता ही नहीं चला, है ना। जिस शहर की हम बात कर रहे हैं, जिस शहर का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, उस शहर में पिछले 2 सालों में बिल्कुल भी अच्छी बारिश नहीं हुई। तो क्या हुआ, क्या होगा भाई, धूप तो पड़ेगी और बारिश अच्छी हुई नहीं है। तो उस शहर में आप बोल सकते हो कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बहुत नीचे चला गया है। ग्राउंड वाटर का जो लेवल है, भाई बारिश पिछले 2 सालों में अच्छी नहीं हुई है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई है, तो जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल बहुत नीचे जा चुका है, जिसके कारण आप बोल सकते हो कि जो भी बोरवेल्स लोगों ने खुदवा के रखी हुई थी अपने घरों में, अब वो बोरवेल्स किसी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ग्राउंड वाटर ही बहुत नीचे चला गया है, बहुत नीचे चला गया है ग्राउंड वाटर, क्योंकि बारिश अच्छी नहीं हुई थी, जिसके कारण आप बोल सकते हो कि जो बोरवेल्स हैं अब वो काम नहीं कर रही हैं। यानी कि जो ग्राउंड वाटर है अब वो ऊपर नहीं आ पा रहा है ना। ग्राउंड वाटर को ऊपर लाने के लिए, ज़मीन पर लाने के लिए बोरवेल्स का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब क्योंकि पिछले 2 सालों में अच्छी बारिश नहीं हुई है, इसलिए ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बहुत नीचे जा चुका है। पहले अगर सपोज लेवल इतना हुआ होगा, पहले अगर लेवल इतना हुआ करता था, लेकिन पिछले 2 सालों में अच्छी बारिश नहीं हुई है, जिसके कारण आप बोल सकते हो कि अब जो पानी का लेवल है वो देखो बहुत नीचे चला गया है। तो क्योंकि पिछले 2 सालों में अच्छी बारिश नहीं हुई है, इसके कारण उस शहर में जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो बहुत नीचे जा चुका है, जिसके कारण जो बोरवेल्स हैं लोगों के घरों में, अब वो बोरवेल्स क्या होती जा रही हैं, बेअसर होती जा रही हैं। अब बेसिकली लोगों के घर में पानी की कमी हो रही है ना। लोगों के घर में क्या हो रहा है, फैमिलीज में क्या हो रहा है, पानी की कमी हो रही है। अब इस कमी को कैसे पूरा किया जाएगा? तो भाई हर शहर का क्या होता है, एक नगर निगम होता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है। उस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से और नगर निगम से जो है ना मदद मांगी जाती है कि भाई हमारी सोसाइटी में, हमारे घर में पानी की कमी हो रही है। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में या आप बोल सकते हो कि घर में बोरवेल नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि ग्राउंड वाटर का लेवल इतना नीचे जा चुका है कि जो वो बोरवेल है ना वो भी क्या हो रही है, बेअसर हो रही है। बोरवेल इफेक्टिव नहीं रही, अब पानी ऊपर नहीं आ पा रहा है, तो मतलब पानी की कमी हो रही है, हम ग्राउंड वाटर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ करो, क्योंकि पानी तो चाहिए है ना। इंसान अपना घर छोड़ करके, अपना शहर छोड़ करके नहीं जा सकता है, तो इसके लिए हर शहर का क्या होता है, एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम होता है, जिसकी मदद अल्टीमेटली ली जाती है। तो फिर नगर निगम वाले आते हैं, वो क्या करते हैं, आपके घरों में पाइपलाइंस, वाटर पाइपलाइंस बिछा करके चले जाते हैं। अब मुद्दा ये है कि ये जो वाटर पाइपलाइंस बिछाई गई हैं, इन पाइपलाइंस में पानी तो आएगा। अरे भाई पाइपलाइंस बिछी है तो ऑब्वियस सी बात है पानी तो आएगा ना, लेकिन नगर निगम के पास पानी कहाँ से आ गया? नगर निगम पाइपलाइंस आकर के बिछा करके चले गए, इन पाइपलाइन से आपके घर तक पानी भी आ गया, लेकिन ये पानी कहाँ से आया? तो आपने बोला कि नगर निगम से, हम तो बोलने गए थे। तो नगम जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले हैं, जो नगर निगम है, वो आए, पाइपलाइंस बिछाई, नल वल लगा दिए, और अब देखो नल से क्या आ रहा है, पानी आ रहा है। तो हमारा जो काम है वो किसी तरीके से चल रहा है। लेकिन मुद्दा ये है कि नगर निगम के पास पानी कहाँ से आया? तो हर एक शहर के आसपास आप बोल सकते हो कि कोई ना कोई नदी तो होती ही है ना। हर एक शहर के आसपास कोई ना कोई नदी तो होती है। तो नगर निगम क्या करते हैं भाई, नगर निगम वाले, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले उसी नदी का पानी लेकर के आते हैं, और नदी के आसपास जितने भी शहर हैं, उस शहरों में जितने भी घर हैं, उन घरों में क्या करते हैं, नदी के पानी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आई बात समझने? प्रीवियस जो हमारा चैप्टर था, कौन सा वाला, फर्स्ट आई गेस, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, है ना। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में हमने बहुत सारे मेथड्स ऑफ इरिगेशन पढ़े थे कि किस तरीके से हमारे जो किसान लोग हैं वो अपने खेत खलियान को जो है ना इरिगेट करते हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, हमें पानी की रिक्वायरमेंट है इंसानों को, तो वो जो पौधे हैं, वो जो पेड़ हैं, वो जो क्रॉप्स हैं, क्रॉप प्लांट्स जो हैं, उनको भी तो पानी चाहिए होता है ना। तो बिना इरिगेशन के क्या कोई फार्मिंग होती है?
नहीं हो सकती। एग्रीकल्चर बिना फार्मिंग के बिना आप बोल सकते हो कि इरिगेशन के होता ही नहीं है। तो होता क्या है, गांव के आसपास जो भी नदी वगैरह होती है उस नदी के ही पानी को यूटिलाइज किया जाता है। किस चीज़ के लिए? इरिगेशन पर्पस के लिए, खेतों में सिंचाई के लिए। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि अगर शहर के आसपास, ये तो हमने बात करी कि भाई गांव के आसपास नदी थी तो नदी का पानी ले लिया गया। हमारे जिस शहर का हमने एग्जाम्पल लिया था, है ना, उस शहर के आसपास भी क्या थी, एक नदी थी और उस नदी के पानी को ही नगर निगम ने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। जैसे कि आपने कंप्लेन करी कि भाई हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है, हमें पानी चाहिए, तो नगर निगम ने आपके घर में पानी की पाइपलाइंस दे दी। फिर आपके घर में नदी का पानी आने लग गया, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई। फिर आपके पड़ोसी को भी सेम दिक्कत हुई थी, तो पड़ोसी को आपने बोला कि भाई ऐसा ऐसा करो, तो नगर निगम वाले तुम्हारे यहाँ भी पाइपलाइंस बिछा जाएंगे और नगर निगम का ही पानी तुम्हारे घर आ जाएगा। तो पड़ोसी ने भी ये किया, तो पड़ोसी के घर भी क्या हुआ, नगर निगम का पानी आ गया। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि सोसाइटी, जिस सोसाइटी की हमने बात करी थी कि सोसाइटी में 2 से 3 बोरवेल्स हैं, लेकिन अब क्योंकि ग्राउंड वाटर का लेवल इतना कम हो चुका है कि अब सोसाइटी की 2, 3, 4 जितनी भी बोरवेल्स थी वो सब क्या हो गई, इनफेक्टिव हो गई। तो सोसाइटी ने भी क्या करा, नगर निगम का कनेक्शन ले लिया, है ना। इसको हम ऐसे ही इन्हीं टर्म्स में हम जो है ना, आप बोल सकते हो कि भाषा में इस्तेमाल करते हैं कि नगर निगम का कनेक्शन, वाटर पाइपलाइंस जो है ना बिछा दी गई हैं, नगर निगम का पानी आना, कुछ इस तरीके से। तो सोसाइटी ने भी क्या करा, नगर निगम का कनेक्शन लिया और सोसाइटी में हर घर में अब क्या हो रहा है, नगर निगम का पानी आ रहा है। यानी कि नगर निगम पानी कहाँ से दे रहा है, तो नदी के पानी, मतलब जो नदी का पानी है, जो रिवर वाटर है, उसी पानी को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर निगम क्या कर रहा है, पूरे शहरों में, मतलब जितने भी घर हैं उस शहर में, तो सभी घरों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। लेकिन अगर नदी ना हो तो क्या नगर निगम पानी देने से मना कर देगा? अगर नदी नहीं है तो क्या हुआ, तालाब तो है। जैसे कि भोपाल की अगर मैं बात करूं, हमारे शहर में भोपाल में एक बड़ा तालाब है, बहुत बड़ा सा तालाब है वो, ठीक है ना। एक छोटा भी है, एक बड़ा भी है। तो जो बड़ा तालाब है उसका जो पानी है वो पूरे भोपाल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सबके घरों में बोरवेल होती है, लेकिन उसके बावजूद कभी कभी नगर निगम के पानी की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो वो जो बड़ा तालाब है उसी तालाब का पानी, क्योंकि भोपाल के पास एज सच कोई बहुत क्लोज नदी नहीं है, नर्मदा का पानी भी आने लगा है, लेकिन नर्मदा नदी का पानी आने के पहले से, क्योंकि भोपाल में बहुत सारे तालाब हैं, तो वो जो बड़ा तालाब है उसकी कैपेसिटी काफ़ी बढ़िया है। मतलब अगर आप उसको ऐसे खड़े होकर देखोगे ना तो आपको नदी जैसा ही लगेगा वो। तो उसी बड़े तालाब का जो पानी है वो पूरे भोपाल शहर में हर घर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कौन करता है? नगर निगम ही करती है। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि इस सेंटेंस का मतलब कि हम जो भी पानी यूज़ करते हैं उसमें से जो अधिकतर पानी है वो कहाँ से आता है? तो आप बोल सकते हो कि नदियों और तालाबों से ही आता है। Every day, many unwanted and harmful substances are thrown or discharged into rivers and lakes. और ये एक दिन की बात नहीं है, ये हर दिन की बात है। डेली क्या होता है, डेली बेसिस पे बहुत सारे अनवांटेड एंड आप बोल सकते हो कि हार्मफुल सब्सटेंसेस को फेंका जाता है, या बोल सकते हो कि डिस्चार्ज किया जाता है नदी और तालाबों के पानी में। दिस मेक्स द वाटर ऑफ रिवर्स एंड लेक्स इम्प्योर और कंटेमिनेटेड। और इससे क्या होता है, नदी और तालाबों का पानी कंटेमिनेट हो रहा है, भाई पल्यूट हो रहा है। आप खुद ही सोचो ना, आपके घर के, मतलब आपके शहर के आसपास जो भी नदी है, इसी नदी का पानी हम क्या करते हैं, अपने घरों में यूटिलाइज करते हैं। नदी का पानी आप बोल सकते हो कि मीठा होता है, तो नदी के पानी को तो हम पीने के लिए भी ऑब्वियस सी बात है प्योरीफाई करके ही हम क्या करते हैं, नदी का पानी पीते हैं। लेकिन दूसरे साइड से हम कर क्या रहे हैं, उसी नदी में ले जा करके कुछ चीज़ें फेंक रहे हैं। तो इससे नदी का जो पानी है वो क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है, पल्यूट हो रहा है, कंटेमिनेट हो रहा है। और इसी गंदे पानी को यूज़ किसे करना है, हमें ही करना है, और हम ही क्या कर रहे हैं, उसको गंदा कर रहे हैं। एंड वी से दैट द वाटर हैज़ बिन पल्यूटेड, और इससे हम बोलते हैं कि पानी क्या हो गया, पल्यूट हो गया। द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर ऑफ रिवर्स एंड लेक्स एंड पॉन्ड्स एक्सेट्रा with unwanted and harmful substances is called water pollution। जैसे कि हमने एयर पोल्यूशन को डिफाइन करना सीखा था, वैसे ही आपके सामने अब क्या आ चुका है, वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो जो कंटेमिनेशन होता है पानी का, किसका पानी, तो
रिवर्स का पानी, लेक्स का पानी, पॉन्ड वाटर विथ अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या हो रहे हैं, आकर के पानी में मिल रहे हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि हार्मफुल गैसेस है ना, जैसे कि आप बोल सकते हो कि हार्मफुल गैसेस आकर के, हार्मफुल या पॉइजनस गैसेस आकर के एयर से जब मिलती हैं तो उसे हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं। वैसे ही हार्मफुल गैसेस या पॉइजनस गैसेस आकर के जब हमारी सराउंडिंग एयर से मिलती है तो उसी को हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं। वैसे ही नदियों तालाबों का जो पानी है, उस पानी में जब अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस आकर के मिलेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, वाटर पोल्यूशन बोलेंगे। Water is said to be polluted when it becomes unfit for drinking or bathing. Water को हम तब polluted बोलेंगे जब वो क्या हो जाए, unfit हो जाए नहाने के लिए और पीने के पर्पस के लिए। कि आपके पास एक पानी आया है, मतलब आपको किसी ने एक गिलास पानी दिया है और आपको दिखाई दे रहा है कि वो जो पानी है वो बहुत गंदा है, उसमें मिट्टी भी है, कुछ कचरा भी पड़ा हुआ है, तो क्या वो वाला पानी पियोगे? नहीं पियोगे। आप साफ बोल दोगे कि ये जो पानी है ना, ये पीने लायक नहीं है। फिर इसके अलावा द अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट मेक द वाटर इम्प्योर या कंटेमिनेटेड आर कॉल्ड वाटर पोल्यूटेंट्स। और वो सब्सटेंसेस, वो हार्मफुल, वो अनवांटेड, वो पॉइजनस सब्सटेंसेस जो कि पानी को क्या करते हैं, पल्यूट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वाटर पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। याद करो जब हम बात कर रहे थे एयर पोल्यूशन की, तो एयर पोल्यूशन में हमने सीखा था कि जो हार्मफुल गैसेस होती हैं, जैसे कि एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, है ना, तो ये सभी के सभी आप बोल सकते हो कि ऐसी गैसेस हैं जो कि एयर की क्वालिटी को डिटोरिएट करती हैं। अगर ये हार्मफुल गैसेस, स्पेशली आप बोल सकते हो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह, है ना, अगर ये हार्मफुल गैसेस जाकर के एयर में मिल जाती तो एयर ख़राब हो जाती है, एयर पल्यूट हो जाती है। इसीलिए इन हार्मफुल गैसेस को हम क्या बोलते थे, एयर पल्यूटेंट्स बोलते थे। इसके अलावा जो पर्टिकुलेट मैटर होता है ना, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, पर्टिकुलेट मैटर वगैरह हो गया, है ना, एसपीएम जिसको हम बोलते हैं, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, ये सब के सब क्या होते हैं, एयर पल्यूटेंट्स होते हैं। तो एयर पोल्यूशन हम पढ़ चुके हैं, एयर पोल्यूटेंट्स हम पढ़ चुके हैं। अब आपके सामने आया है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब वाटर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, तो वो सब चीज़ें, वो हार्मफुल सब्सटेंसेस, वो पॉइजनस सब्सटेंसेस जो कि पानी की क्वालिटी को ख़राब करते हैं, डिटोरिएट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वाटर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द सब्सटेंसेज विच पल्यूट वाटर आर कॉल्ड वाटर पोल्यूटेंट्स। जो एयर को पल्यूट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। जैसे कि हार्मफुल गैसेस, फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, है ना, तो वो पोल्यूटेंट्स जो कि एयर को पल्यूट करते हैं उनको हम बोलते हैं एयर पोल्यूटेंट्स, जिसमें कि हार्मफुल गैसेज आती है। भाई देखो, एयर पोल्यूटेंट्स के एग्जाम्पल्स में क्या लिख सकते हो आप, हार्मफुल गैसेज। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वाटर पोल्यूटेंट्स, तो वो सब्सटेंसेस जो कि पानी को पल्यूट करें उन्हें हम बोलते हैं वाटर पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स मेक द वाटर इम्प्योर। ये करते क्या है, पोल्यूटेंट्स ये पानी को इम्प्योर बना देते हैं। द मेजर पोल्यूटेंट्स विच कॉज वाटर पोल्यूशन। अब कौन है मेजर वाटर पोल्यूटेंट्स, देखो, सीवेज, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, हार्मफुल गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, वाटर पोल्यूटेंट्स की। तो कौन है मेजर वाटर पोल्यूटेंट्स, तो सीवेज, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट्स। कैसे, चलो देखते हैं। All these water pollutants are harmful and dangerous to human beings, animals and plants. ये सभी के सभी जो water pollutants हैं ये harmful हैं, dangerous हैं, किसके लिए, इंसानों के लिए, animals के लिए और plants के लिए। Some pollutants can even cause death. और कुछ pollutants तो इतने ज़्यादा ख़राब होते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, death cause कर सकते हैं। आप बोलोगे कि मैम चलो ये तो समझ में आ गया कि जो human beings हैं इनको वाटर पोल्यूशन का इम्पैक्ट
मतलब इनके ऊपर पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी आपको समझाया कि किस तरीके से हम नदियों और तालाबों का पानी इस्तेमाल करते हैं। जो भी हम पानी इस्तेमाल कर सकते हैं या करते हैं उसमें से अधिकतर पानी कौन सा होता है? नदियों और तालाबों से ही आता है। तो अगर नदी और तालाबों का पानी क्या होता है, अगर पल्यूट होता है, कंटेमिनेट होता है, तो ऑब्वियस सी बात है वाटर पॉल्यूशन का इम्पैक्ट हमारे ऊपर देखने को मिलेगा। क्योंकि भाई हमारे घर में जो पानी आएगा वो कैसा रहेगा? गंदा रहेगा। हमारे घरों में जो पानी आएगा वो गंदा, भाई नदी का पानी आ रहा है, नगर निगम से आपने बोला था, नगर निगम से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, कि भाई हमारे घर का जो वो बोरवेल है वो तो एकदम सूख गया है, नहीं आ रहा घर पे पानी, या आ भी रहा तो इतना कम आ रहा है कि जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो नगर निगम ने क्या करा? आपके घर में नदी का पानी पहुंचा दिया। अब कहने को तो नदी का पानी आपके घर में आ रहा है, लेकिन वो जो पानी है वो कैसा है? बहुत खराब है। और वही खराब पानी, वही कंटेमिनेटेड या पॉल्यूटेड वाटर हम क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हम पे तो असर देखने को मिलेगा ना। लेकिन आप बोलोगे कि मैम प्लांट्स और एनिमल्स पे कैसे देखने को मिलता है? याद करो, अभी अभी मैंने बताया था कि नदी और तालाबों का पानी ही क्या होता है? यूज किया जाता है इरिगेशन पर्पस के लिए। भाई पौधों को भी तो चाहिए ना पानी। तो नदी का पानी जो था, तालाब का पानी जो था, कहने को नदी का पानी है, तालाब का पानी, लेकिन वो पानी कैसा था? खराब था, पल्यूटेड था। और उसी गंदे पानी को खेतों में सिंचाई के लिए यूज कर लिया गया। तो हुआ क्या कि इतने गंदे पानी से जो है ना सिंचाई करी गई, तो जो क्रॉप प्लांट्स थे ना वो बीमार पड़ गए। भाई पानी तो चाहिए, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि गटर का पानी डाल के जो है हम डाल देंगे इरिगेशन में, ऐसा नहीं होता। तो इरिगेशन के लिए जो पानी यूज़ किया गया वो कैसा था? बहुत गंदा था। हुआ ये कि नदी के पास में जो है ना एक वो थी, इंडस्ट्री थी, एक फैक्ट्री थी, और उस फैक्ट्री से निकलने वाला जो गंदा पानी है, जो वेस्ट वाटर है, फैक्ट्री का जो वेस्ट वाटर है, वो वेस्ट वाटर कहाँ पे डिस्चार्ज कर दिया गया? तो नदी में डिस्चार्ज कर दिया गया। तो नदी के पानी में, कहने को नदी का पानी, लेकिन उसमें क्या है? इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इंडस्ट्री का वेस्ट वाटर है। और हो सकता है कि उस इंडस्ट्री के वेस्ट वाटर में ना कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में जो हार्मफुल सब्सटेंसेस थे वो कहाँ आ गए हैं? पानी में आ गए। और उसी पानी को उठा करके क्या हुआ? पौधों में डाल दिया, क्रॉप प्लांट्स में डाल दिया। तो बेचारे जो क्रॉप प्लांट्स हैं वो तो एकदम नाजुक से होते हैं, वो तो क्या हो जाएंगे? वो तो मर जाएंगे। तो कहने को तो सिंचाई करी थी, नदी का पानी लिया था, लेकिन नदी का पानी कैसा था? इतना गंदा था कि बेचारे पौधे मर गए। इसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं, भाई वो भी तो नदी और तालाब के पानी को ही जो ना पीते हैं। तो अगर नदी और तालाब का पानी क्या हो गया? खराब हो गया, तो एनिमल्स, भाई ह्यूमन बींग्स के पास तो फिर भी ऑप्शन होता है कि वो क्या कर सकते हैं? पीने के पानी को प्योरीफाई करके, फिल्टर करके ही पिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एनिमल्स के पास तो कोई ऐसा ऑप्शन होता नहीं। उनके पास तो जो पानी होगा वो उसी को क्या करेंगे? पी लेंगे। तो अगर वो पानी कैसा होगा? खराब होगा, गंदा होगा, कंटेमिनेटेड होगा, तो उनको भी बीमारियां हो जाएंगी, सीधी सी बात है। सम पोल्यूटेंट्स कैन इवन कॉज डेथ, और कुछ पोल्यूटेंट्स तो डेथ भी कॉज कर सकते हैं। हॉट वाटर फ्रॉम द पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रीज इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पोल्यूटेंट। गरम गरम पानी, ये आपको इमेज दिखाई दे रही होगी, इसमें आपको फैक्ट्री दिखाई दे रही है ना, ये बड़ी सी, ये चिमनीज जो है ना दिखाई दे रही हैं। इन चिमनीज से क्या हो रहा है? देखो कितना धुआं निकल रहा है। ऊपर तो जो धुआं निकल रहा है वो तो अलग बात है, जो ऊपर धुआं निकल रहा है वो तो एयर पोल्यूशन कॉज कर ही रहा है। लेकिन देखो नीचे, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि इतने पूरे एरिया में ये दिखाई दे रहा है कितना गरम गरम पानी जो है ना निकल रहा है। भाई देखो, जब भी कुछ फैक्ट्रीज में काम होता है, कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर होती है, तो बन तो रही है चीज़ें, लेकिन कुछ ना कुछ वेस्ट भी निकलता है। और कुछ ना कुछ वेस्ट मतलब कि ज़्यादा ही निकल जाता है। ये धुआं निकलता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, भाई ये क्या है? बड़ी सी फैक्ट्री है, इसमें ये क्या लगी हुई है? चिमनीज लगी हुई है ना, बड़ी सी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, यहाँ पे कुछ ना कुछ बन रहा होगा। तो ये देखो इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट कितना निकल रहा है। ये एग्जॉस्ट कहाँ जा रहा है? देखो पूरा का पूरा एयर में मिक्स हो रहा है। तो ऊपर जो चल रहा है वो तो अलग है, लेकिन नीचे देखो कितना गरम गरम जो है ना पानी इंडस्ट्रीज से निकल रहा है, फैक्ट्रीज से निकल रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं? वेस्ट वाटर बोलते हैं, है ना। ये क्या होता है? वेस्ट वाटर होता है। वेस्ट वाटर जो कि इंडस्ट्रीज या आप बोल सकते हो कि फैक्ट्रीज से क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। अब कायदे से तो इस वेस्ट वाटर को बाकायदा ट्रीट किया जाना चाहिए था, और ट्रीट करके नदी के पानी में या तालाब के पानी में छोड़ना चाहिए था। लेकिन ये जो इंडस्ट्री वाले हैं, ये यहाँ पर इनने गेम खेल ली। क्या गेम खेल ली? इनको लगा कि किसी को क्या ही पता चलेगा। इनने जानबूझ के क्या किया था?
अपनी इंडस्ट्री को नदी के किनारे मतलब नदी के पास में स्टैब्लिश किया था। इंडस्ट्री वालों ने क्या करा था, जानबूझ के अपनी इंडस्ट्री को, फैक्ट्री को नदी के पास जो है ना स्टैब्लिश किया था कि इनको पता था कि फैक्ट्री से जो भी गंदा पानी निकलेगा उस गंदे पानी को हम क्या करेंगे, नदी में डिस्चार्ज करा देंगे, नदी में डिस्कार्ड कर देंगे, नदी में ही बहा देंगे, तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अगर इसको देखा जाए तो गवर्नमेंट यही बोलती है फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से कि ठीक है, आपकी फैक्ट्री से जो भी गंदा पानी निकल रहा है आप उसको नदी में डाल सकते हो, लेकिन प्रॉपरली उसको ट्रीट करके पहले आप उस पानी को साफ करो और फिर इसके बाद में उस पानी को क्या करो, नदी के पानी में ऐड करवाओ। लेकिन ये जो पूरा पानी का ट्रीटमेंट होता है इसमें तो बहुत पैसे लगेंगे, तो पैसे बचाने के चक्कर में क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो घपला करती हैं, फैक्ट्रीज से निकलने वाला जो भी गंदा पानी है उसको बिना किसी ट्रीटमेंट के ऐसे ही नदी के पानी में मिक्स कर देती हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अभी तो इस समय आपको फैक्ट्रीज से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर है इसमें एज सच आपको कोई भी पॉल्यूशन दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप देख सकते हो ये भाप उड़ती देख रहे हो, ये भाप, ये इतनी पूरी, ये देख रहे हो, ये पूरी भाप बन रही है। ये भाप क्यों बन रही है? क्योंकि जो पानी छोड़ा जा रहा है फैक्ट्रीज से, जो वेस्ट वाटर निकल रहा है वो बहुत गर्म है, और इतना गर्म पानी, इतना गर्म पानी जो है वो कहाँ जा रहा है, नदी के पानी में जाकर के मिक्स हो रहा है। देखो यहाँ से आप बोल सकते हो कि नदी शुरू हो गई। तो यहाँ से क्या हुआ, फैक्ट्री से वेस्ट वाटर निकला, ये वेस्ट वाटर आप देख सकते हो कि बहुत गर्म है, और यही गर्म वेस्ट वाटर नदी में क्या कर दिया गया है, डिस्चार्ज कर दिया गया है। ऐसा भी नहीं कि वो गर्म वेस्ट वाटर का कम से कम टेम्परेचर नॉर्मल ही आ जाने देते, नहीं, जैसे ही निकला गर्म पानी वैसे ही क्या करा, आप बोल सकते हो कि नदी के पानी में छोड़ दिया। तो जो हॉट वाटर होता है जो कि इंडस्ट्रीज और पावर प्लांट्स से निकलता है, इस हॉट वाटर को भी हम क्या करते हैं, पॉल्यूटेंट ही कंसिडर करते हैं। दिस इज बिकॉज व्हेन very hot water coming from the power plants and industries is discharged into a river or a lake, it raises the temperature of the river water or lake water। ऐसा होता है ना कि ये तो आप अपने घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आपके पास क्या है, आधी बाल्टी ठंडा पानी है ना, आपके पास एक बकेट है जिसको कि आपने हाफ फुल किया है, मतलब हाफ फिल किया है ठंडे पानी से, और फिर इसके बाद में एक भगोने में गर्म पानी करो। कितना गर्म करो, बिल्कुल पानी को उबाल लो, और इस उबले हुए पानी को, मतलब उबला हुआ पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, बस जैसे ही पानी बॉईल करना शुरू करा आपने गैस बंद कर दी, और वो जो उस पतीली में जो भी पानी था गर्म पानी, वो आपने क्या करा, वो जो आपकी आधी, मतलब जो बकेट में आपने जो इसमें आधी बाल्टी पानी रखा हुआ था उसमें आपने क्या करा है, डाल दिया है ना। तो क्या होगा, पूरा का पूरा जो पानी होगा बकेट का वो गर्म हो जाएगा। आपके पास एक सिंपल बकेट थी, उसको आपने आधा भरा ठंडे पानी के साथ, फिर आपने एक पतीली में पानी गर्म किया, खूब गर्म किया, और फिर आपने गर्म पानी, मतलब इतना गर्म कि वो पानी बॉईल ही करने लग जाए, फिर इसी बॉइलिंग वाटर को हमने क्या करा, पकड़ करके वो जो अपनी बाल्टी में ठंडा पानी था ना उसमें डाल दिया। तो होगा क्या, देखा जाए तो बाल्टी में आधी बाल्टी ठंडे पानी से ही भरी हुई थी, उस बाल्टी में ठंडा पानी ही था, उस बकेट में ठंडा पानी था, लेकिन जैसे ही आपने उस ठंडे पानी में एक पतीली गर्म पानी डाल दिया तो पूरा का पूरा जो पानी होगा उस बकेट का वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ऐसे होता है कि जो रिवर वाटर है उसका टेम्परेचर बहुत, आप बोल सकते हो कि कम होता है, नदी का पानी जो है ठंडा होता है, लेकिन इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर है वो बहुत गर्म होता है। तो ऐसे खौलता हुआ वेस्ट वाटर रिवर या मतलब नदी या तालाब के पानी में जाकर के मिक्स हो जाता है, जिसके कारण पूरा का पूरा जो नदी और तालाब का पानी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। जैसे कि हमने बाल्टी में पानी भर के रखा हुआ था ठंडा पानी, और जैसे ही उसमें हमने एक पतीली गर्म पानी डाला तो पूरे बाल्टी का जो पानी है वो गर्म हो गया। सिमिलरली रिवर या तालाब के पानी में गर्म वेस्ट वाटर, हॉट वाटर डाला जाएगा तो नदी और तालाब का जो पानी है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कि नदी और तालाब का जो पानी है ना वो पूरा का पूरा गर्म हो जाएगा। This rise in the temperature of river water or lake water has an adverse effect on the animals and the plants living in it। Obvious सी बात है,
पानी में रहने वाले जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, भाई फिशेस को कोई शौक नहीं होता है गरम गरम पानी से नहाने का। हमको शौक लगता है कि हाँ हम क्या करेंगे, हॉट वाटर से नहाएंगे, हॉट वाटर बाथ। लेकिन फिशेस को कोई शौक नहीं होता है, एक्वेटिक प्लांट्स जो है उनको कोई शौक नहीं होता है गरम गरम पानी का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि नदी के पानी में, तालाब के पानी में इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर आ गया है जो कि गर्मा गर्म था, जिसके कारण पूरे तालाब का पानी, नदी का पानी क्या हो गया, गर्म हो गया। तो ऐसे गरम पानी के कारण जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिशेस वगैरह जो हैं, वो बेसिकली मर जाती हैं। द वाटर ऑफ रिवर्स एंड लेक्स एंड पॉन्ड्स गेट्स पोल्यूटेड बाय वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर है, वेस्ट हॉट वाटर, वही क्या करता है, वाटर पोल्यूशन कॉज करता है। नहीं भाई नहीं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी कम नहीं है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ तो इतनी ज़्यादा हैं, और इन एक्टिविटीज़ के कारण ही क्या होता है, वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। द मेजर सोर्सेज या कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन आर गिवन बिलो। डंपिंग ऑफ अनट्रीटेड सीवेज इनटू रिवर्स कॉजेज एयर पोल्यूशन। सीवेज, हमारे घरों से जो सीवेज का पानी निकलता है, सीवेज वाटर, ये भी कहाँ जाता है, नदी के पानी में ही जाकर के मिक्स होता है। और ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट से छुप के किया जाता है, गवर्नमेंट को पता होता है कि हाँ जो घरों से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर है, जो सीवेज वाटर है, वो कहाँ जाएगा, नदी के पानी में जाएगा, तालाब के पानी में जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ये बोलती है कि सीवेज वाटर जो है ना, उसको पहले साफ करो, उसका पहले ट्रीटमेंट करवाओ, और ट्रीटमेंट करवाने के बाद में जो ट्रीटेड सीवेज वाटर है उसको आप क्या करो, नदी के पानी में ऐड करवा दो। क्योंकि ऑब्वियस ये बात है ना, एक घर से ही इतना सारा सीवेज का वाटर निकलता है, सीवेज वाटर, तो एक पूरे सोसाइटी से कितना सारा निकलेगा, एक पूरे सिटी से कितना सारा सीवेज वाटर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इस सीवेज वाटर को क्या करना पड़ेगा, डिस्चार्ज करवाना पड़ेगा। तो कहाँ किया जाता है, नदी में, तालाब में। तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि सीवेज वाटर तो बहुत गंदा होता है ना, तो इस सीवेज वाटर को क्या करना पड़ेगा, पहले सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स में क्या किया जाता है, जो सीवेज वाटर है ना उसको साफ किया जाता है। मतलब इतना साफ करते हैं कि अगर सीवेज वाटर को रिवर वाटर में डिस्चार्ज करने की बारी आए तो रिवर वाटर जो है ना खराब ना हो, पोल्यूशन ना हो जाए, वहाँ पे वाटर पोल्यूशन ना हो जाए। इसीलिए बाकायदा सीवेज वाटर के ट्रीटमेंट प्लांट्स भी होते हैं कि वहाँ पे उन प्लांट्स में सीवेज वाटर को ट्रीट किया जाता है। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, सीवेज वाटर जो होता है उसको नदी के पानी में यूं ही कुछ इस तरीके से, ये देखो ये पाइप है, पाइप से देखो ये पूरा का पूरा सीवेज पानी, गंदा पानी नदी और तालाब के पानी में जाकर के मिल रहा है बिना ट्रीटमेंट के। ट्रीटमेंट से होता क्या है कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं, टू बी मोर स्पेसिफिक जो वाटर पोल्यूटेंट्स हैं, वो जो है पानी से, सीवेज वाटर से बाहर निकाल लिए जाते हैं। सीवेज वाटर का हमें बोले कि ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो ट्रीटमेंट में होता क्या है, तो सीवेज वाटर में जो भी वाटर पोल्यूटेंट्स हैं उनको हटा लिया जाता है। अब अगर पोल्यूटेंट्स ही नहीं रहेंगे तो जो पानी है वो पोल्यूशन कॉज कर ही नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके अलावा यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर कॉजेज वाटर पोल्यूशन। यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर कॉजेज वाटर पोल्यूशन। अब आप बोलोगे कि मैम एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड यूज हो रहे हैं, फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं, तो इससे कैसे वाटर पोल्यूशन होगा, रुक जाओ बताती हूँ मैं। इसके अलावा डिस्चार्जिंग ऑफ अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू रिवर्स एंड लेक्स कॉजेज वाटर पोल्यूशन। इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज से निकलने वाला जो अनट्रीटेड वेस्ट है, अनट्रीटेड वेस्ट वाटर, वो भी क्या करता है, वाटर पोल्यूशन कॉज करता है। अब देखो, अनट्रीटेड सीवेज फ्रॉम होम्स, द वेस्ट वाटर कंटेनिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड कैरिड इन सीवर्स अंडरग्राउंड पाइप्स इज कॉल्ड सीवेज। डेफिनेटली आपके दिमाग में होगा कि मैम सीवेज सीवेज सीवेज, ये सीवेज होता क्या है। द वेस्ट वाटर जिसमें कि ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है ना, ह्यूमन पूप जिसको आप बोल सकते हो। तो ऑब्वियस ही बात है ना, हम तो अपने घर में पानी यूज़ करते हैं कि हम वॉशरूम यूज़ करके आए हैं, तो हमने क्या करा है, जो भी गंदगी थी उसको हमने फ्लश कर दिया, फ्लश तो कर दिया, तो ऑब्वियस ही बात है आपके घर से तो वो चीज़ चली गई, लेकिन वो घर से कहाँ जाएगी, तो आप बोल सकते हो कि टॉयलेट के नीचे जो इतने मोटे मोटे पाइप लगे होते हैं, है ना, टॉयलेट के नीचे जो ऐसे मोटे मोटे पाइप लगे होते हैं, इन मोटे पाइप्स में ही वो वेस्ट होता है प्लस पानी होता है ना। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, जिसको कि आप क्या बोल सकते हो, पूप भी बोल सकते हो,
और प्लस क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है ना। तो टॉयलेट के नीचे आप बोल सकते हो कि जो बड़े बड़े पाइप होते हैं मोटे मोटे, उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है और पानी होता है। द वेस्ट वाटर कंटेनिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड कैरिड इन सीवर्स, सीवर्स मतलब क्या, ग्राउंड अंडरग्राउंड पाइप्स जो होते हैं। भाई ये तो आपके टॉयलेट के नीचे है ना, तो टॉयलेट के नीचे मतलब क्या, कहाँ, ग्राउंड में, अंडरग्राउंड, वो तो आपको दिखाई देता नहीं है। तो बेसिकली वेस्ट वाटर जिसमें कि ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, जिसमें कि पूप होती है, ह्यूमन पूप होती है, जो कि सीवर्स में जो है ना कैरी किया जाता है, यानी कि अंडरग्राउंड पाइप्स में। क्योंकि देखो जो वाटर पाइप्स होते हैं ना, नॉर्मल वाटर पाइप्स, उनको तो आप घर के ऊपर देख लेते हो और घर के ऊपर वो चल भी जाते हैं, लेकिन अगर जो सीवर्स होते हैं, यानी कि वो वाले पाइप जो कि इस तरह की गंदगी जो है ना अपने अंदर फ्लो करवाते हैं, ऐसे पाइप जो कि अपने अंदर ऐसी गंदगी जो है ना फ्लो करवाते हैं जिसमें कि ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, वेस्ट वाटर होता है, तो ऐसे पाइप को आप बोल सकते हो कि हम ज़मीन के ऊपर नहीं ला सकते ना। क्योंकि अगर ज़मीन के ऊपर सपोज, अच्छा इन पाइप्स को ही हम क्या बोलते हैं, सीवर्स बोलते हैं, ठीक है ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सीवर्स। तो सीवर्स बेसिकली क्या होते हैं, अंडरग्राउंड पाइप्स जिनमें कि ह्यूमन पूप या ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है अलोंग विद वेस्ट वाटर, अलोंग विद वेस्ट वाटर, इन्हें हम बोलते हैं सीवर्स, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सीवर्स है ना वो अंडरग्राउंड पाइप्स ही रहेंगे, उनको आप ज़मीन के ऊपर नहीं ला सकते। अदरवाइज क्या होगा, सपोज किसी दिन इन पाइप्स में कहीं से लीकेज हो गया, इन पाइप्स में क्या हुआ है, लीकेज हुआ है, तो जितनी भी गंदगी थी वो सब कहाँ आ गई, ज़मीन के ऊपर आ गई, तो कितना ग्रोस होगा ना, दैट्स वेरी ग्रोस, आई नो। इसीलिए जो सीवर्स होते हैं इनको हम ज़मीन के नीचे ही रखते हैं, ज़मीन के ऊपर लेके आने की ज़रूरत होती ही नहीं है, ठीक है ना, अंडरग्राउंड पाइप्स ही होते हैं ये। तो हाँ, तो सीवर्स में आप बोल सकते हो कि जो वेस्ट वाटर है जिसमें कि ह्यूमन एक्सक्रीटा है, इनके कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं। इनके कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं भाई, सीवेज बोलते हैं। वेस्ट वाटर प्लस ह्यूमन एक्सक्रीटा जो कि सीवर्स में फ्लो करता है, अंडरग्राउंड पाइप्स में फ्लो करता है, उसको हम बोलते हैं सीवेज। चलिए, एट मेनी प्लेसेस untreated sewage from the homes is dumped into rivers which pollutes the river water। कुछ इस तरीके से घरों से आप बोल सकते हो कि ऐसे मोटे मोटे पाइप निकलते हैं जिसमें क्या होता है, सीवेज होता है, दिख रहा होगा गंदा गंदा पानी, वेस्ट वाटर प्लस ह्यूमन एक्सक्रीटा या पूप। तो देखो घरों से ऐसे अब मोटे मोटे पाइप निकलते हैं जिन्हें हम सीवर्स बोलते हैं, और ये जो सीवर्स हैं ये पूरा का पूरा जो सीवेज है वो कहाँ डाल देते हैं, तालाब के पानी में, नदी के पानी में। ये पूरा का पूरा देखो क्या है, ये था नदी, नदी का एक कोना था, ये तालाब था। तो जितना भी सीवेज है, जितना भी गंदा पानी है, सीवर्स क्या कर रहे हैं, ये अंडरग्राउंड पाइप्स क्या कर रहे हैं, सब का सब सीवेज कहाँ ला करके डंप कर रहे हैं सीवेज को, तो रिवर में या लेक में। आई बात समझ में कि सीवर्स क्या कर रहे हैं, मोटे मोटे अंडरग्राउंड पाइप्स क्या कर रहे हैं, ये मोटे मोटे अंडरग्राउंड पाइप्स सीवर्स जो सीवेज है उसको आप बोल सकते हो कि पूरा का पूरा नदी में या तालाब में बिना ट्रीट किए डिस्चार्ज कर रहे हैं, डंप कर रहे हैं। सीवेज कंटेन्स many harmful microorganisms such as bacteria, protozoa, fungi, viruses and parasites, worms, etc. which cause serious diseases in human beings। अब ऑब्वियस सी बात है, जो सीवेज है इस सीवेज में बहुत सारे हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, वर्म्स, सब कुछ होता है जो कि क्या कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स में बहुत सारे सीरियस डिसीजेस कॉज कर सकते हैं। The drinking of river water contaminated with sewage can cause waterborne diseases such as cholera, typhoid, diarrhea, dysentery and jaundice। अब देखो हुआ क्या कि सीवर्स ने क्या करा था, सीवर्स ने जो सीवेज है उसको बिना ट्रीट किए जो नदी है, जो तालाब है, उसके पानी में डिस्चार्ज करवा दिया था, है ना। पूरा का पूरा जो सीवेज है, देखो ये सीवेज ये कहाँ जाकर के मिल रहा है, नदी के पानी में, तालाब के पानी में जाकर के मिल रहा है। अब नदी को इतनी सी तो होती नहीं है, नदी तो बहुत बड़ी होती है। अभी यहाँ पर जो आपको पानी है वो पीला पीला दिखाई देगा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे कुछ क्या है, गंदगी है, लेकिन जब ये पानी पूरे नदी में फैल जाएगा तो ऐसा कोई भी पीलापन, कोई भी गंदगी आपको दिखाई नहीं देगी।
यहाँ पर क्योंकि देखो इतने एरिया में क्या हो रहा है, इतने एरिया में सीवेज आकर के मिक्स हो रहा है नदी के पानी में या तालाब के पानी में, इसीलिए यहाँ पे आपको सब गंदा गंदा पीला पीला नजर आ रहा है। लेकिन जब ये पानी पूरी रिवर में, पूरे तालाब के पानी में क्या होगा, ये मिक्स हो जाएगा तो कोई भी पीलापन दिखाई नहीं देगा। इसीलिए लोग क्या करते हैं, स्पेशली गांव के लोग, भाई गांव के लोगों के पास ना इतनी ऐसा कोई अभी भी फैसिलिटीज़ होती नहीं है। हमारे घरों में होते हैं आरओ और प्योरीफायर वगैरह, तो हम क्या करते हैं जो भी पानी आता है उसको हम प्योरीफाई कर लेते हैं और मज़े से क्या करते हैं, प्योरीफाइड वाटर पीते हैं। लेकिन अभी भी कुछ घर होते हैं ऐसे, स्पेशली गाँव में, जहाँ पर ऐसा कोई भी प्योरीफायर्स वगैरह नहीं होते हैं। उनको क्या है कि हमारे तो गाँव में ही क्या होती है, एक नदी बहती है और नदी का पानी तो बहुत अच्छा होता है और इसी नदी के पानी को जाकर के वो पी लेते हैं बिना प्योरीफाई किए। उनको क्या पता कि ये जो नदी है, ये नदी जिस शहर से आ रही है, भाई गांव में आने के पहले नदी किसी शहर से आ रही होगी, तो उस शहर से जब नदी चली होगी तो वहाँ पे हुआ क्या है, उस शहर में जो सीवेज है वो मिक्स हो गया है रिवर वाटर में। शहर का जो सीवेज है वो मिक्स हो गया है उस रिवर वाटर में, और जब ये नदी का पानी गांव के लेवल तक पहुंचा तो इस नदी के पानी में क्या था, यही सारी गंदगी थी। गंदगी में क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, सब कुछ होता है। और यही आप बोल सकते हो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिच, यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिच जो नदी का पानी है वो लोगों ने क्या करा, इकट्ठा करा और ऐसे कैसे पी गए। क्या होगा, ये सभी के सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी में चले जाएंगे और बॉडी में जाने के बाद क्या होगा, अरे बीमारियां होंगी ना। कौन कौन सी बीमारियां, तो जितने भी वाटर बॉर्न डिसीजेज हैं, यानी कि वो वाली बीमारी जो कि पानी से फैलती है, डिसेंट्री, डायरिया, कॉलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, ये सब हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई जो फर्टिलाइजर्स होते हैं और जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का जो यूज़ हो रहा है एग्रीकल्चर में, उससे भी वाटर पोल्यूशन होता है। आप बोलोगे कि मैम कैसे? भाई एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि भाई एग्रीकल्चर में छोटे छोटे से जो क्रॉप प्लांट्स हैं उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं। कीड़े वगैरह ना हो जाएं, या अगर कीड़े हो जाते हैं तो पेस्टिसाइड्स डालने पड़ते हैं। तो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ तो होना ही है इन एग्रीकल्चर, लेकिन उनका जो एक्सेसिव यूजेज है ना, उससे क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। कैसे? चलो देखते हैं। फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर, द फार्मर्स यूज large amount of chemical fertilizers like nitrates and phosphates in the fields to increase the yield of crops. आप बोल सकते हो कि क्रॉप की ईल्ड बढ़ाने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, किसान क्या करते हैं, ज़्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। The excess fertilizers dissolve in water and run into rivers and lakes and ponds. Obvious सी बात है, ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, ये बेसिकली आप बोल सकते हो कि पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स वगैरह, ये केमिकल फर्टिलाइजर्स आप बोल सकते हो कि पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। अब क्या हुआ, किसानों ने अपने खेत में क्या करा, फर्टिलाइजर्स डाल दिए, और थोड़े बहुत भी नहीं, ज़्यादा डाले हैं, है ना, एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स डाल दिए। तो जितना मिट्टी को अब्जॉर्ब करना होगा फर्टिलाइज़र, अरे भाई जितना मिट्टी को फर्टिलाइज़र अब्जॉर्ब करना होगा उतना मिट्टी कर लेगी, उतना सॉइल कर लेगी, लेकिन जो एक्सेस फर्टिलाइज़र है वो कहाँ रहेगा, मिट्टी के ऊपर ही रह जाएगा। जितना ज़रूरी था, जितनी रिक्वायरमेंट थी, उतना फर्टिलाइज़र मिट्टी के नीचे चला जाएगा, मिट्टी के अंदर चला जाएगा। लेकिन जो एक्सेस में होगा फर्टिलाइज़र, जो ज़्यादा है फर्टिलाइज़र, वो आप बोलते हो कि सॉइल के सरफेस पे ही रहेगा, मिट्टी में ही रहेगा। अब क्या हुआ, फिर इसके बाद में आप बोल सकते हो कि इरिगेशन हुआ, सिंचाई हो गई, या बारिश हो गई। बारिश हुई, बारिश का पानी आया, कहाँ पड़ा, मिट्टी पे पड़ा। मिट्टी पे क्या था, अरे फर्टिलाइज़र था ना। देखो जितनी ज़रूरत है फर्टिलाइज़र की उतना चला गया है मिट्टी के अंदर, लेकिन जो ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाला हुआ था वो अभी भी कहाँ है, मिट्टी पर ही पड़ा हुआ है, ऊपर ही पड़ा हुआ है। और ऊपर ही क्या हुआ, इरिगेशन हो गया, सिंचाई हो गई, या बारिश का पानी आ गया। इस पानी में क्या हुआ, वो जो
मिट्टी पे पड़ा हुआ, मिट्टी की सरफेस पे पड़ा हुआ जो फर्टिलाइजर है वो फर्टिलाइजर पानी के साथ क्या हो गया, मिक्स हो गया। अब ये जो पानी है ये भी आप बोल सकते हो कि जितना मिट्टी में चाहिए होगा उतना मिट्टी में अब्जॉर्ब हो जाएगा। जो एक्सेस वाटर है वो क्या होगा, अब बहने लग जाएगा। तो पानी बहेगा, तो पानी के बहने के साथ साथ क्या होगा, पानी में जो फर्टिलाइजर डिसॉल्व हुआ है, अरे पानी के साथ साथ वो भी बहने लग जाएगा। अब यही पानी बहता गया बहता गया बहता गया, खेत के बगल में क्या था, तालाब था, और उसी तालाब में जाकर के आप बोल सकते हो कि बहता हुआ पानी तालाब में मिक्स हो गया। खेत से निकल करके, भाई खेत से जो पानी बह रहा था वो पानी खेत के पास जो तालाब था, जो नदी थी, उसी तालाब और उसी नदी में जाकर के क्या हुआ, पानी मिक्स हो गया। तो कोई बात नहीं, अगर पानी मिक्स होता भी तो हो जाता, लेकिन मुसीबत क्या थी कि इस पानी में फर्टिलाइजर्स डिसॉल्व्ड थे, इस पानी में फर्टिलाइजर्स डिसॉल्व्ड थे। तो आप बोल सकते हो कि खेत से जो भी पानी निकला है वो पानी तालाब के पानी में मिक्स हो गया, रिवर वाटर में मिक्स हो गया। पानी तो मिक्स हुआ, लेकिन पानी में फर्टिलाइजर्स जो प्रेजेंट थे वो भी तालाब के पानी में या नदी के पानी में जाकर के मिक्स हो गए। अब जो मछलियां रहती हैं तालाब में या नदियों में, उनको ज़रूरत नहीं होती है फर्टिलाइजर्स की, लेकिन फिर भी फर्टिलाइजर्स तो आ गए हैं, जिसके कारण क्या होगा भाई, पेड़ पौधों के लिए, क्रॉप प्लांट्स के लिए फर्टिलाइजर्स क्या हैं, उनका नरिशमेंट का सोर्स है। लेकिन फिशेस को नहीं चाहिए फर्टिलाइजर्स, उनके लिए तो क्या होगा, ये एक वेस्ट होगा, ये एक हार्मफुल वेस्ट होगा, जिसके कारण जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो बेसिकली मर जाते हैं। आई बात समझ में? सो फर्टिलाइजर्स आर प्लांट न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सो फर्टिलाइजर्स डिसॉल्व इन वाटर एंड टर्न इनटू रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। वाटर प्लांट्स कॉल्ड अल्गे। फिशेस के लिए आप बोल सकते हो कि फर्टिलाइजर्स अच्छे नहीं होते हैं। जो क्रॉप प्लांट्स हैं उनके लिए फर्टिलाइजर्स अच्छे होते हैं, उनके लिए फर्टिलाइजर्स क्या हैं, न्यूट्रिएंट के सोर्स हैं। वो तो हुई बात क्रॉप प्लांट्स की। लेकिन आप बोल सकते हो कि जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, वो भी तो प्लांट्स ही हुए ना, पानी में रहने वाले प्लांट्स, उनको हम बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। जैसे कि अलगे, ये हरी हरी आपको दिखाई दे रही है, ये पूरी क्या है, काई है। ये काई को हम क्या बोलते हैं, आप बोल सकते हो कि अलगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलगी। अलगी मतलब कि वाटर प्लांट्स होते हैं। इन वाटर प्लांट्स, ये वाटर प्लांट्स कहाँ पाए जाते हैं, रिवर या लेक्स में ही पाए जाते हैं। द अलगी ग्रो सो वेल बाय टेकिंग फर्टिलाइजर्स दैट दे कवर द होल सरफेस ऑफ द वाटर लाइक अ ग्रीन शीट। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो अलगी है, ये किस तरीके से एक बहुत ही वेलवेटी अपीयरेंस वाला एक शीट बनाती जा रही है। देखो ये पूरा का पूरा क्या है, ये अलगी है ये, और ये अलगी कहाँ है, तो ये अलगी पानी की सरफेस पर ही, ये पूरा का पूरा क्या है, देखो पानी है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा साइड साइड में, पूरा का पूरा क्या है, पानी है, और पानी की सरफेस पे देखो अलगी ग्रो करती जा रही है। यहाँ से इसने ग्रो करना शुरू करा है, धीरे 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 जो अलगी है ना, ये क्या करेगी, एंटायर वाटर सरफेस को कवर कर लेगी। धीरे धीरे ये अलगी एंटायर वाटर सरफेस को कवर कर लेगी। और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि भाई अलगी क्या है, एक वाटर प्लांट ही तो है। अरे भाई खेतों में जो फर्टिलाइजर्स यूज किए गए थे, जो जितनी रिक्वायरमेंट थी सॉइल में फर्टिलाइजर की, उतना आप बोल सकते हो कि फर्टिलाइजर मिट्टी के अंदर चले गए। जितनी की रिक्वायरमेंट थी उतने फर्टिलाइजर्स मिट्टी के अंदर चले गए। अब जो एक्सेसिव फर्टिलाइजर थे वो तो मिट्टी के सरफेस पे ही रहे। बारिश का पानी आया, इरिगेशन का पानी आया, उस पानी के साथ में क्या हुआ, एक्सेसिव फर्टिलाइजर उसमें जाकर के डिसॉल्व हो गए। अब यही पानी नदी के पानी में, तालाब के पानी में या पॉन्ड वाटर में क्या हुआ, जाकर के मिक्स हो गया। तो पानी तो आया, लेकिन अपने साथ में आप बोल सकते हो कि फर्टिलाइजर लेकर के भी आ गए। यानी कि सपोज ये क्या है, ये एक तालाब है, तो इस तालाब के पानी में हुआ क्या, तालाब के पानी में आसपास जो खेत था उस खेत का पानी आ गया। ये क्या है, ये एक लेक है, ठीक है ना, या ये सपोज क्या है, ये एक, हाँ चलिए एक लेक ही मान लो इसको। ये क्या है, लेक है, ये पूरा क्या है, लेक वाटर है। और इसमें आप बोल सकते हो कि इसमें क्या हुआ है, इरिगेशन वाटर आ गया है, इरिगेशन का सिंचाई वाला जो पानी है वो आ गया है। या इरिगेशन वाटर मतलब क्या, खेत से निकलने वाला जो पानी है वो आ गया है ना। इसमें क्या है भाई, इसमें आप बोल सकते हो कि
फर्टिलाइजर्स हैं। क्या है? फर्टिलाइजर्स हैं। अब लेक वाटर में क्या आ गया है? फर्टिलाइजर्स आ गए। तो इसमें जो वाटर प्लांट्स होंगे, इस लेक वाटर में जो वाटर प्लांट्स होंगे वो तो खुश हो जाएंगे। क्यों? अरे भाई फर्टिलाइजर्स तो न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं ना प्लांट्स के लिए। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स के लिए। अब वो प्लांट्स चाहे टेरेस्ट्रियल हो या फिर वो एक्वेटिक हो। क्रॉप प्लांट्स जो हैं उनके लिए फर्टिलाइजर्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? फर्टिलाइजर से ही मिलते हैं। तो सिमिलरली पानी में रहने वाले जो प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, वो भी तो प्लांट्स ही हैं, तो उनके लिए भी तो जो फर्टिलाइजर्स होंगे वो क्या होंगे? न्यूट्रिएंट्स के सोर्स ही तो होंगे ना। तो जैसे ही फर्टिलाइजर्स आए तालाब के पानी में जो प्लांट्स होंगे जिनको हम अलगी बोलते हैं, वो अलगी क्या करेंगे? वो अलगी आप बोल सकते हो कि इसी फर्टिलाइजर को अब्सॉर्ब कर लेंगे। अलगी फर्टिलाइजर को क्या कर लेंगे? अब्सॉर्ब कर लेंगे, और अब्सॉर्ब करने के कारण ग्रो करते जाएंगे। भाई अलगी जो वाटर प्लांट्स है ना, एक्वेटिक प्लांट्स है, इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। क्यों? फर्टिलाइजर डाल दिए हैं, आ गए हैं। फर्टिलाइजर्स को अब्सॉर्ब करने के बाद में जो प्लांट हैं, जो वाटर प्लांट हैं, जो अलगी हैं, वो ग्रो करना शुरू कर देंगे, और कुछ इतने स्पीड में ग्रो करेंगे कि धीरे धीरे क्या होगा? जो एंटायर वाटर सरफेस है उसको ये कवर कर लेंगे, ऐसी शीट बना करके, हरी हरी शीट बना करके। द algae grow so well by taking fertilizers that they cover the whole surface of the water like a green sheet. When the algae complete their life cycle and die, bacteria decompose the huge mass of dead algae by using the dissolved oxygen of water of the river, lake or pond. अब क्या हुआ? देखो मैं आपको बताऊं, जो अलगे वगैरह होते हैं ना, ये जो रुका हुआ पानी होता है, जो स्टेगनेंट वाटर होता है, उसी में ग्रो करते हैं। क्यों? नदी का जो पानी है वो तो बहता है ना, तो अगर एक जगह अलगी ग्रो करना शुरू भी करेंगे तो वो बह जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया है? लेक और पॉन्ड की बात की जा रही है, क्योंकि लेक और पॉन्ड का जो पानी होता है वो रुका हुआ होता है। तो अगर वहाँ पे अलगी की ग्रोथ शुरू भी होती है ना, तो वो अलगी जो है बह करके कहीं जाते नहीं है। जहाँ से उनकी ग्रोथ शुरू हुई थी वो वहीं रहते हैं, और धीरे धीरे करके पूरा जो एंटायर सरफेस होता है तालाब के पानी का, उसको वो कवर कर लेते हैं। ठीक है ना? अब क्या हुआ? अब ऑब्वियस सी बात है, ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये प्लांट ही तो है। अलगे क्या है? अलगी आप बोल सकते हो कि वाटर प्लांट्स ही तो हैं। तो अपनी पूरी लाइफ साइकिल को देखो, इनको फर्टिलाइजर मिल गए थे, तो फर्टिलाइजर को मिलने के बाद में ये जो अलगी थे ये बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो कर गए, और इनने जो एंटायर सरफेस था पानी का उसको क्या कर लिया? कवर कर लिया। लेकिन है तो ये वाटर प्लांट्स ही, तो कभी ना कभी तो इनकी डेथ होगी। अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के बाद ये जो अलगी होती है, ये जो वाटर प्लांट्स होते हैं, ये मर जाते हैं। अब जब ये मरेंगे तो इनको बैक्टीरिया क्या करेंगे? इनकी डेड बॉडीज को डिकम्पोज करेंगे। भाई देखो, जब भी एक ऑर्गेनिज्म मरता है तो उस ऑर्गेनिज्म की जो डेड बॉडी है उसका डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन कौन करता है? तो हमारे बैक्टीरिया ही करते हैं। तो ये जो ये जो अलगी हैं, ये जो वाटर प्लांट्स हैं, ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के बाद में मरेंगे। जब ये मरेंगे तो इनकी डेड बॉडीज का डिकम्पोजिशन होगा। कौन करेगा डिकम्पोजिशन? तो बैक्टीरिया करेगा। कैसे करेगा डिकम्पोजिशन? तो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके। भाई बैक्टीरिया को डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? तो ये जो पानी है, ये पानी क्या है? H2O है ना। तो इस पानी में तो बहुत सारी क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। तो इन डेड अलगी की बॉडीज को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया ऑक्सीजन यूज करता है पानी का ही। आई बात समझ में? सो व्हेन द अलगी कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल एंड डाई, बैक्टीरिया डिकम्पोज द ह्यूज मास ऑफ डेड अलगी बाय यूजिंग द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ वाटर ऑफ द रिवर, लेक और पॉन्ड, जो भी है। Due to this, the amount of dissolved oxygen in the water of river, lake or pond decreases too much and the fish living in this water die of oxygen starvation. अब पानी में जितनी भी ऑक्सीजन थी, पानी में जितने भी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन थी, वो पूरी की पूरी ऑक्सीजन कौन यूज करते जा रहे हैं? बैक्टीरिया यूज करते जा रहे हैं फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज ऑफ अलगी। तो जाहिर सी बात है ना, अगर एक बाल्टी पानी से आप पानी लेते जाओगे तो बाल्टी का जो पानी है वो खत्म हो जाएगा ना। तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो कि पानी में प्रेजेंट होती है, उस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? लेते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा? पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और इसी ऑक्सीजन की कमी के कारण जो फिशेस वगैरह हैं वो बेसिकली मर जाती हैं। इन दिस वे वाटर पोल्यूशन
caused by the fertilizers used in agriculture decreases the amount of dissolved oxygen in the water bodies and leads to the death of fishes and other aquatic animals. इसीलिए water pollution जो कि cause होता है by the fertilizers जो कि agriculture में use किए जाते हैं, इनसे आप बोल सकते हो कि dissolved oxygen, भाई एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं उनसे वाटर पोल्यूशन होता है, और इनसे क्या होता है, इनके कारण फर्टिलाइजर्स के कारण वाटर बॉडीज में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम हो जाती है, और इसके कारण क्या होता है, फिशेस की डेथ हो जाती है, और फिशेस और जो दूसरे एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनकी, एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। आई बात समझ में? फिर इसके अलावा तो ये आई होप सबको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है ना आप बोल सकते हो कि फर्टिलाइजर्स से नुकसान होता है। कहने को तो फर्टिलाइजर्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स के सोर्स हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स के सोर्स सिर्फ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के लिए नहीं है, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उन एक्वेटिक प्लांट्स के लिए भी फर्टिलाइजर्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स के सोर्स हैं। एक्वेटिक प्लांट्स मतलब कि अलगी, अलगी ने क्या करा, फर्टिलाइजर्स को जो कि पानी में आए थे, इन फर्टिलाइजर्स को अब्जॉर्ब कर लिया, उनके पास न्यूट्रिएंट्स आ गए, और जहाँ न्यूट्रिएंट्स आए तो अलगी ने अपनी ग्रोथ दिखाना शुरू कर दी, और अलगी इतनी ग्रो हुई कि पूरे के पूरे वाटर सरफेस पे क्या हुआ है, ग्रीन कलर की एक शीट बन गई है, वाटर सरफेस पर ग्रीन शीट बन गई, जिसको हम काई बोलते हैं हिंदी में, है ना। और फिर इसके बाद में ऑब्वियस सी बात है, अलगी ग्रो करेगी, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगी, उसकी डेथ हो जाएगी। अब डेथ होने के बाद में जो इतना सारा अलगी है तो डेड बॉडी का डिकम्पोजिशन होगा। इसके लिए बैक्टीरिया क्या करते हैं, पानी में ही जो ऑक्सीजन है उसका यूज़ करते हैं, तो पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो फिशेस हैं, वो मर जाते हैं। तो कहने को तो फर्टिलाइजर्स न्यूट्रिएंट्स का सोर्स है, लेकिन वो कर क्या रहे हैं, पानी में मिक्स होकर के एक्वेटिक एनिमल्स और फिशेस की डेथ कॉज कर रहे हैं। सिमिलरली पेस्टिसाइड्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर, फार्मर्स यूज़ करते हैं टॉक्सिक केमिकल्स जैसे कि पेस्टिसाइड्स स्टैंडिंग क्रॉप्स पर इन द फील्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट्स एंड डिसीजेस। ऑब्वियस सी बात है ना, जो स्टैंडिंग क्रॉप्स होती हैं वो वाली क्रॉप्स जिनकी अभी कटाई नहीं हुई है ना, अभी वो फसल पकी नहीं है, तो ऐसी फसल को क्रॉप और डिसीज मतलब पेस्ट और डिसीजेस से बचाने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो कि हार्मफुल केमिकल्स यानी कि पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। ये बात तो आप सभी को पता ही होगी, है ना, पढ़ चुके हैं पहले भी। तो कुछ पेस्टिसाइड्स जो हैं वो देखो वही वाली बात है कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा ही पेस्टिसाइड छिड़क दिए हैं तो जितने मतलब आप बोल सकते हो कि रिक्वायर्ड होंगे पेस्टिसाइड्स वो प्लांट के ऊपर चिपके रहेंगे, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा ही पेस्टिसाइड्स चिपका दिए हैं, छिड़क दिए हैं, तो ये जो एक्सेसिव पेस्टिसाइड्स हैं ये पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, और फिर इसके बाद में वही पानी जो है ना बह कर के कहाँ आएगा, नदी में आएगा, तालाब में आएगा, पॉन्ड में आएगा। पानी तो आ रहा है लेकिन पानी में घुल करके साथ में कौन आ रहे हैं, पेस्टिसाइड्स भी आ रहे हैं। तो वही बारिश हो गई, या आप बोल सकते हो कि इरिगेशन का जो पानी है, सिंचाई के लिए जो पानी डाला था वो पानी खेत से बह करके कहाँ आ गया, पड़ोस वाली जो नदी है, जो तालाब है, जो पॉन्ड है, उसमें जाकर के मिक्स हो गया। तो अकेले पानी आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, पानी तो आ रहा है लेकिन उसके साथ में पेस्टिसाइड्स भी आ रहे हैं। दीज पॉइजनस पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि फिशेस को किल कर देते हैं। द नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स इन द polluted water are absorbed by the aquatic plants। इसके बाद में जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स हैं इनको ना एक्वेटिक प्लांट्स क्या करते हैं, बेसिकली अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इससे उनकी भी डेथ हो जाती है। तो कुल मिलाकर के आप बोल सकते हो कि एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स और जो फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जा रहे हैं वो अच्छे नहीं होते हैं वाटर के लिए, वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। फिर इसके अलावा अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट्स, ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस टॉक्सिक केमिकल्स, पॉइजनस केमिकल्स एज देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि सभी इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, टॉक्सिक केमिकल्स प्रोड्यूस करती हैं एज देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स। इन्हें हम इंडस्ट्रियल वेस्ट बोलते हैं। The untreated industrial wastes are discharged by the industries or factories into the nearby rivers or lakes। कोई मुझे लगता कि ऐसी कोई भी इंडस्ट्री होगी जो कि आप बोल सकते हो कि टॉक्सिक केमिकल्स ना प्रोड्यूस करे एज देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स। कहीं भी किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में कुछ भी अगर बनता है तो कुछ ना कुछ वेस्ट तो निकलता ही है, और वो वेस्ट कैसा होता है, वो होता है हार्मफुल, पॉइजनस। आगे क्या बोला गया है कि इसे हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट। और इसी इंडस्ट्रियल वेस्ट को
बिना ट्रीटमेंट के डिस्चार्ज कर दिया जाता है नियर बाय रिवर और लेक्स में। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे क्या है, पूरी इंडस्ट्री है ना, और इनकी पाइप्स से देखो क्या हो रहा है, इंडस्ट्री के बिल्कुल बगल में जो तालाब है, जो पॉन्ड है, उस पॉन्ड में आप बोल सकते हो कि क्या हो रहा है, इंडस्ट्री का जो गंदा पानी है, वेस्ट वाटर, वो आकर के मिक्स हो रहा है। ये पूरा का पूरा क्या है, तालाब है, और तालाब के पानी में देखो इंडस्ट्री का गंदा गंदा पानी आकर के मिल रहा है, वेस्ट वाटर मिल रहा है। In this way, the river water or the lake water gets polluted with toxic chemicals. Obvious सी बात है ना, इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर है उसमें केमिकल्स होते हैं, नो डाउट। इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर है वो कैसा होता है, उस वेस्ट वाटर में केमिकल्स होते हैं, और वही वेस्ट वाटर रिवर, तालाब, नदी, इन सब के पानी में आकर के मिक्स हो रहा है। तो जितने भी केमिकल्स हैं वेस्ट वाटर में, वो कहाँ आ रहे हैं केमिकल्स, नदी, तालाब, इन सब के पानी में आकर के मिक्स हो रहे हैं। The toxic chemicals present in industrial wastes are the compounds of harmful metals such as mercury, lead, arsenic, nickel and cadmium. इस पे कई बार सवाल आता है कि ये जो हम बार बार बोल रहे हैं ना कि फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से निकलने वाला, जो हम बार बार बोल रहे हैं कि इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज से निकलने वाला जो पानी है, जो वेस्ट वाटर है, वो उसमें केमिकल्स होते हैं। तो कौन से केमिकल्स होते हैं, तो कंपाउंड्स होते हैं हार्मफुल मेटल्स के, जो हम बोल रहे हैं ना कि फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर है वो गंदा होता है, उसमें केमिकल्स होते हैं। तो एग्जैक्टली केमिकल्स कौन से होते हैं, तो हार्मफुल मेटल्स जैसे कि मरकरी, लेड, आर्सेनिक, निकल और कैडमियम, इनके कंपाउंड्स होते हैं। तो इन एलिमेंट्स को आप, इन मेटल्स को आप नहीं भूलोगे, कैडमियम, निकल, आर्सेनिक, लेड, मरकरी, इन हार्मफुल मेटल्स के क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। इन हार्मफुल मेटल्स के कंपाउंड्स होते हैं कहाँ, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में। इसीलिए इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर क्या होता है, गंदा माना जाता है। These toxic industrial wastes are released by the chemical industry, textile industry, leather industry, paper mills, sugar mills, oil refineries, dyes and paint manufacturing industries. The water of rivers and lakes polluted with toxic industrial wastes can kill fish and other aquatic animals which live in river or lake. तो कुल मिलाकर के आप बोल सकते हो कि ये सारे क्या हुए, सोर्सेज हुए वाटर पोल्यूशन के, कि इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज से वेस्ट वाटर निकल रहा है, हार्मफुल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जा रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स एग्रीकल्चर में, है ना। इसके अलावा जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी हैं वो भी आप बोल सकते हो कि कम नहीं है, है ना। ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी इतनी सारी है कि सभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन बेसिकली हो ही रहा है। आई बात समझ में। तो आज के सेशन में हमने वाटर पोल्यूशन पढ़ा है, सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन पढ़ लिए हैं। अब आगे की जो कहानी है वो हम कहाँ पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे अपने अगले सेशन में, ठीक है ना। वाटर पोल्यूशन के बारे में आगे हम पढ़ेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक आप क्या करोगे, अरे विजिट करो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। क्या करोगे, कुछ नहीं, गूगल पे जाकर के टाइप करना है magnetbrains.com। जैसे टाइप करके सर्च करोगे आपके सामने खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करोगे आपके सामने आ जाएगा ये वाला पेज, जहाँ पर लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आपके पास क्लास 12 से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होते हैं अवेलेबल। इसी पेज में आपको नीचे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन नजर आएगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे जाओगे आपके सामने आएगा सीबीएसई इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन, आपको बिल्कुल इसी ऑप्शन पे जाना है। जैसे ही आप इस पे जाओगे तो क्लास 12 से किंडरगार्टन तक के सभी क्लासेस आपको दिखाई दे जाएंगी। हमें मतलब होना चाहिए किससे, क्लास 8 से। क्यों, क्योंकि हम तो क्लास 8 में पढ़ते हैं ना। तो जैसे ही हम क्लास 8 के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लास 8 के आपको सारे सब्जेक्ट्स दिखाई देने लग जाएंगे। साइंस है, मैथ्स है ना, इंग्लिश है, हिंदी है, सब कुछ है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप किस तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके क्लास 8 साइंस के वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। तो क्लास 8 साइंस पे आप जैसे ही जाओगे आपके सामने आ जाएगा ये वाला पेज, जहाँ पर लिखा रहेगा क्लास 8 साइंस बाय विभूति खरे। 17 चैप्टर्स हम कर चुके हैं, लास्ट चैप्टर हम कर रहे हैं, बस कुल मिलाकर के 2-3 टॉपिक्स और रह गए हैं इस चैप्टर में। इसके बाद में हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो सपोज आपको ये पता करना है कि भाई हमको तो आज से ही क्लास 8 साइंस पढ़ना शुरू करना है, तो कहाँ से पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले आएगा आपके पास सिलेबस ओवरव्यू का वीडियो, ठीक है ना। तो सिलेबस ओवरव्यू की वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि क्लास 8 साइंस के सिलेबस में आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, उन चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ना है।
इसको देखने के बाद में आपको रियलाइज हुआ है कि भाई हम आज से क्या करेंगे, फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट देखेंगे। तो कैसे देखोगे, इस वीडियो के नीचे नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर आप बोल सकते हो कि आपके सामने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का जो पहला लेक्चर है वो खुल करके आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करते जाना और नए 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 वीडियोस देखते जाना। अब तो मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी चैनल भी आ चुका है, तो आपके वो वाले भाई बहन, रिश्तेदार, छोटे बड़े दोस्त जो कि हिंदी मीडियम की पढ़ाई करते हैं, वो आप उनको मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी चैनल रिकमेंड कर सकते हो। करना कुछ नहीं है, बस YouTube पे जाकर के टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। टाइप करके जैसे ही सर्च करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी चैनल खुल करके आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप मैग्नेट ब्रेन्स से इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों की ही पढ़ाई कर सकते हो। तो भाई अब देरी किस बात की है, डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट, कौन सी वाली, यही वाली magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।